चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बोले गाजा में युद्ध खत्म नहीं होगा। आपको बता दें इजराइल हमास के बीच जारी जंग को आज यानी सोमवार 8 जनवरी को 3 महीने पूरे हो गए हैं। इन 3 महीनों में इजराइल ने गाजा पट्टी स्थित हमास के ठिकानों पर जमकर कहर बरपाया है। इस बीच गाजा की अधिकांश इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि गाजा में युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि इजराइल अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेता। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे लक्ष्यों में इजरायली बंधकों को वापस करना और हमास को पूरी तरह से खत्म करना है। उन्होंने एक बयान में कहा 3 महीने पहले हमास ने हमारे खिलाफ भयंकर नरसंहार किया था, जिसके बाद मेरी सरकार ने आईडीएफ को हमास को खत्म करने के लिए युद्ध करने, हमारे बंधकों को वापस लाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गाजा फिर कभी इजराइल के लिए खतरा नहीं बने। ऐसे में नेतन्याहू ने घोषणा की कि जब तक हम सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते तब तक युद्ध नहीं रुकना चाहिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हमास के हमले के बाद से 3 इजरायली लापता, गाजा में बंधक बनाने की आशंका। खबर सामने आई है। इजराइल रक्षा बल के प्रवक्ता ने कहा है कि अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद से लापता 3 इजरायलियों को गाजा में बंधक बनाकर रखा गया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार देर रात एक बयान में IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि नवीनतम खुफिया जानकारी मिलने के बाद गाजा में बंधकों की संख्या में उतार चढ़ाव हो सकता है। हालांकि उन्होंने 3 लापता इजरायलियों की पहचान नहीं की है। 24 से 30 नवंबर 2023 के बीच युद्ध विराम के दौरान 86 इजरायली और 24 विदेशी बंधकों को रिहा किया गया। वर्तमान में इजरायली अधिकारियों का अनुमान है कि गाजा में लगभग 128 इजरायली और विदेशी नागरिक बंदी बने हुए हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। कंगना रनौत को मिला राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता, शेयर किया वीडियो। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हमेशा सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से बात करती हैं। एक्ट्रेस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की सराहना भी खुलकर करती हैं। दरअसल 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में राजनीति, बिजनेस, बॉलीवुड, साउथ समेत बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं। फिल्म इंडस्ट्री से कई सितारे इवेंट का हिस्सा बनेंगे। इसमें कंगना रनौत भी शामिल हैं। उन्हें उद्घाटन से 16 दिन पहले ही निमंत्रण दिया जा चुका है। एक्ट्रेस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। सोशल मीडिया पर कंगना ने राम मंदिर के इन्विटेशन का वीडियो शेयर किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। संदेश खाली घटना पर शताब्दी राय ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा ईडी पर हमला मूर्खतापूर्ण। खबर सामने आई है। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में तृणमूल नेता शेख शाहजहां के ठिकाने पर तलाशी लेने गई ईडी की टीम पर हमले को लेकर तृणमूल के अंदर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पार्टी की सांसद शताब्दी राय ने शनिवार को हमले की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण हरकत करार दिया। शताब्दी ने कहा कि ईडी पर हमला उचित नहीं है। पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। यदि कोई व्यक्तिगत रूप से ऐसा करता है तो या उसके अपने विचार हैं, इसके लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं है। इस घटना से तृणमूल की छवि को ठेस पहुंची है। तृणमूल सांसद ने व्यवहारिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है। सांसद ने कहा कि ईडी पर हमला करना बिल्कुल मूर्खता है, इसका परिणाम बुरा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इस दिन महिलाओं के खाते में आएगी लाडली बहना योजना की राशि, सीएम यादव ने किया ऐलान। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने कई विभागों की समीक्षा की बैठक ली। वहीं समीक्षा बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। सीएम यादव ने ऐलान करते हुए लाडली बहना योजना की राशि ट्रांसफर करने की तारीख भी बता दी है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि 10 तारीख को लाडली बहना योजना की राशि डाली जाएगी। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर अभियान भी चलाया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूक्रेन में भारतीय हथियार पहुंचने से रूस हुआ नाराज, मोदी सरकार ने दिया जवाब। आपको बता दें भारत सरकार ने उन रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें यह दावा किया गया था कि भारत ने यूरोप के माध्यम से यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए थे। हाल ही में रूसी सरकार से जुड़े कुछ समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में यह कहा गया था कि यूक्रेन रूस के खिलाफ जिस आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है उसे भारत से निर्यात किया गया है। गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय ने उन रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा है कि हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमने कोई भी हथियार या गोला बारूद यूक्रेन को सप्लाई नहीं किया है।
तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। नेपाल देगा भारत के लिए नया तोहफा, विदेश मंत्री करके आई ये बड़ी डील। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस डील के तहत भारत को अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने की सुविधा मिलेगी। जयशंकर और नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत की उपस्थिति में एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान बिजली निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नेपाल के ऊर्जा सचिव गोपाल सिगडेल और उनके भारतीय समकक्ष पंकज अग्रवाल ने द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे अगले 10 वर्षों में नेपाल से भारत को 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात की सुविधा मिलेगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के 18 जिलों में बनेंगे बाढ़ शरणालय, खर्च किए जाएंगे 622 करोड़। खबर सामने आई है, बाढ़ आपदाओं से निपटने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में हर साल बाढ़ से प्रभावित होने वाले 18 जनपदों में 100 स्थायी बाढ़ शरणालय बनाएगी। इसके लिए योगी सरकार 622 करोड़ की धनराशि खर्च करेगी। इन स्थायी बाढ़ शरणालयों में 3000 लोगों को ठहराया जा सकेगा। इसको लेकर योगी सरकार ने प्रदेश भर में सर्वे कराया था, जिसमें पाया गया था कि प्रदेश के 18 जनपद बाढ़ संवेदनशील हैं और हर साल यह सबसे ज्यादा बाढ़ और जल भराव से प्रभावित रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी की एक चाल ने मालदीव की बोलती कर दी बंद, कैसे पल भर में घुटनों पर आई मौजूद सरकार। आपको बता दें, कई बार बहुत कड़ा जवाब देने के बजाय एक छोटी सी चाल से ही बात बन जाती है। मालदीव के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है। मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही मोहम्मद मोइज्जू लगातार भारत विरोधी सुर में बोल रहे थे। वह अपने देश से भारत की सेना को हटाने की बातें कहते रहे हैं। मालदीव की इन बातों का भारत की तरफ से बेहद शालीनता से जवाब दिया जा रहा था। अब पीएम मोदी ने एक ऐसी महीन चाल चली कि न सिर्फ मालदीव की बोलती बंद हो गई, बल्कि मोइज्जू सरकार घुटनों पर आ गई। बीते दिनों पीएम मोदी लक्षद्वीप पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने बीच पर सुबह की सैर की और समुद्र में गोता भी लगाया। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लक्षद्वीप की खूबसूरती की तारीफ की। साथ ही कहा कि अगर कोई बाहर घूमने की योजना बना रहा है तो लक्षद्वीप उसकी लिस्ट में होना चाहिए। इसके साथ ही पीएम ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर वोकल फॉर लोकल की भी बात कही है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मैं आपके लिए जान दे दूंगी, न्यूजीलैंड की संसद में गरजी 21 साल की सांसद, दुनिया भर में भाषण को लेकर चर्चा। खबर निकलकर सामने आई है, न्यूजीलैंड की महज 21 साल की युवा सांसद के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाना राओहिती माइपी क्लार्क नाम की महिला सांसद न्यूजीलैंड के 170 साल के इतिहास में संसद की सबसे कम उम्र की सदस्य है। उन्होंने माओरी लोगों की भाषा में भाषण दिया, जिसके बाद से यह भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें, माओरी न्यूजीलैंड की जनजातियों में से एक है। उनकी भाषा लगभग विलुप्त हो चुकी है। न्यूजीलैंड हेराल्ड की माने तो युवा सांसद माओरी लोगों की भाषा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रही हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने संसद में भाषण दिया था, जिसमें हाना ने माओरी भाषा में कहा, मैं आपके लिए अपनी जान देने को तैयार हूं और आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए भी तैयार हूं। माओरी भाषा में हाना के इस भाषण को सोशल मीडिया पर भारी प्रतिक्रिया मिली। यह वीडियो इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। कश्मीर का मुद्दा यूएनएससी में ले जाना एक बुनियादी गलती थी, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। पाकिस्तान को लेकर भी कही ये बात। खबर सामने आई है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर को यूएनएससी में ले जाना एक बुनियादी गलती करार दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बड़ी और बुनियादी गलती थी। दरअसल पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान के प्रति पूर्वाग्रह रखा। ये हमारी एक और गलत व्याख्या थी। जयशंकर ने कहा कि हम इसे मजाक समझते रहे, लेकिन इस बीच कश्मीर का ही इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बातें बेंगलुरु में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ बातचीत के दौरान कही। चर्चा के दौरान जयशंकर ने कश्मीर, पाकिस्तान और पश्चिमी देशों को लेकर बातचीत की। इसके साथ ही जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खोलने का विषय वह अमेरिकी राजदूत के साथ अपनी अगली बैठक में उठाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी की एक चाल ने मालदीव की बोलती कर दी बंद, कैसे पल भर में घुटनों पर आई मौजूद सरकार। आपको बता दें, कई बार बहुत कड़ा जवाब देने के बजाय एक छोटी सी चाल से ही बात बन जाती है। मालदीव के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है। मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही मोहम्मद मोइज्जू लगातार भारत विरोधी सुर में बोल रहे थे। वह अपने देश से भारत की सेना को हटाने की बातें कहते रहे हैं। मालदीव की इन बातों का भारत की तरफ से बेहद शालीनता से जवाब दिया जा
रहा था। अब पीएम मोदी ने एक ऐसी महीन चाल चली कि न सिर्फ मालदीव की बोलती बंद हो गई बल्कि मौजूद सरकार घुटनों पर आ गई। बीती दिनों पीएम मोदी लक्षद्वीप पहुंचे। यहां पर उन्होंने बीच पर सुबह की सैर की और समुद्र में गोता भी लगाया। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लक्षद्वीप की खूबसूरती की तारीफ की। साथ ही कहा कि अगर कोई बाहर घूमने की योजना बना रहा है तो लक्षद्वीप उसकी लिस्ट में होना चाहिए। इसके साथ ही पीएम ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर वोकल फॉर लोकल की भी बात कही है।